हेलो फ्रेंड्स, मैं अंशु आप लोगों का स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे जिसका नाम है ग्रैस्प नॉलेज विद अंशु। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो एनटीपीसी के एग्ज़ाम हुए हैं दिसंबर से लेके जुलाई तक के बीच में, उसमें हर शिफ्ट के जो पूछे गए क्वेश्चन थे उसके साथ में एक नए सीरीज़ की शुरुआत की हूँ, जिसका मैंने एक वीडियो पहले भी अपलोड कर दिया है फर्स्ट शिफ्ट का, और मैं उसी का सेकेंड शिफ्ट अभी मैं आप लोगों के बीच लेके आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं इस सीरीज़ का अगला भाग। तो शुरू करते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की तरफ से। और दोस्तों, एक बात याद रखिएगा, क्योंकि हमेशा बहुत बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन बैंक किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो ये आप लोगों के लिए CBT2 के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। तो हम लोग शुरू करते हैं आज के इस सीरीज़ के साथ। सबसे पहला क्वेश्चन है कि कौन सा सतत विकास 2030 के लिए यूएन का एजेंडा नहीं है। सबसे पहले आप लोग किसी भी एग्ज़ाम में ये ध्यान रखिएगा, बहुत फ्रेंड फंसते हैं इसमें, बहुत सारे स्टूडेंट इस चीज़ को नहीं देख पाते या फिर गलती हो जाती है उनसे कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। जैसे बहुत बार हम लोगों से ये छूट जाता है, जो नहीं पूछता है वो उस पर हम लोगों का ध्यान बहुत बार नहीं जाता है। तो इन सब चीज़ों को, छोटी छोटी गलतियों को हम लोगों को देखना है और उसमें सुधार करनी है। तो इस क्वेश्चन में कौन सा सतत विकास 2030 के लिए यूएन का एजेंडा नहीं है, तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, विश्व की कुल जनसंख्या में 1/3 तक कमी करना, 2030 तक खाद्य सुरक्षा प्राप्त करना, गरीबी कहीं भी किसी भी रूप में हो उसे समाप्त करना, राष्ट्र के भीतर और राष्ट्रों के मध्य असमानता को कम करना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, विश्व की कुल जनसंख्या में 1/3 तक कमी करना। ये दो सतत विकास का 2030 के यूएन का एजेंडा नहीं है, बाकी तीनों ये 2030 के एजेंडे में शामिल है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। घरों के बाहर फर्श को सजाने के लिए निम्न में से किस शैली का उपयोग किया जाता है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। घरों के बाहर फर्श को सजाने के लिए कला के निम्न में से किस शैली का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए मधुबनी, ऑप्शन बी कोलम, ऑप्शन सी वारली और ऑप्शन डी मेहंदी। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है कोल्लम। कोल्लम जो है घरों के बाहर फर्श को सजाने के लिए उपयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। भारत में महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा किनको उसके पद से नहीं हटाया जा सकता, किनको उनके पद से नहीं हटाया जा सकता। तो हम लोग सब जानते हैं कि भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा ही हटाया जाता है, लेकिन हम पहले ऑप्शन देख लेते हैं, फिर हम इस पे के आंसर पे बात करेंगे। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी मुख्य चुनाव आयुक्त, सी और भारत के राष्ट्रपति, तथा डी भारत के प्रधानमंत्री। तो ये सारे संवैधानिक पद हैं जिसे महाभियोग द्वारा हटाया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, क्योंकि प्रधानमंत्री को हम लोग राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। दीफू दर्रा कहाँ स्थित है। दीफू दर्रा कहाँ स्थित है। तो हमारा ऑप्शन है हिमालय की पीर पंजाल श्रेणी में, अरुणाचल हिमालय में, कश्मीर या उत्तर पश्चिम हिमालय में, या दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय में। तो दीफू दर्रा कहाँ पे है, तो ये है सही, इसका आंसर है अरुणाचल हिमालय में। अरुणाचल हिमालय में दीफू दर्रा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत का कौन सा शहर डेट्राइट ऑफ एशिया और ऑटोमोबाइल कैपिटल के नाम से लोकप्रिय है। कौन सा शहर जो है भारत का, वो डेट्राइट ऑफ एशिया और ऑटोमोबाइल कैपिटल के नाम से लोकप्रिय है। तो इसके ऑप्शंस है चेन्नई, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी कोयम्बटूर या ऑप्शन डी जयपुर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए चेन्नई। चेन्नई को हम भारत का डेट्राइट ऑफ एशिया और ऑटोमोबाइल कैपिटल के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली भारतीय सेवा की पहली महिला अधिकारी का नाम क्या है। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली भारतीय सेवा की पहली महिला अधिकारी का क्या नाम है। तो हमारे ऑप्शन है ए रायसीना डायलॉग, ऑप्शन बी अर्पणा कुमार, ऑप्शन सी कविता देसाई या ऑप्शन डी किरण बेदी। तो इसका सही आंसर है अर्पणा कुमार। अर्पणा कुमार जो है भारतीय सेवा की पहली महिला अधिकारी है जो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंची हैं। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज है। तो हमारे ऑप्शन है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ऑप्शन बी टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज, या फिर ऑप्शन सी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, या फिर ऑप्शन डी। तो
तो आप सभी जानते हैं कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज है। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन में किस विटामिन में ईस्ट की प्रचुर मात्रा पाई जाती है? तो हमारे ऑप्शन है विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के या फिर विटामिन ए। कौन से विटामिन में ईस्ट की प्रचुर मात्रा होती है? तो इसका सही आंसर है विटामिन बी। विटामिन बी में ईस्ट की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। अगला है हमारा क्वेश्चन, यंग बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था? यंग बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था? तो इसके ऑप्शन है मधुसूदन दत्त, राम गोपाल घोष, हेनरी विवियन डिरोजियो या फिर कृष्ण मोहन बनर्जी। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता रहा है। इसका सही उत्तर है हेनरी विवियन डिरोजियो। हेनरी विवियन डिरोजियो ने यंग बंगाल आंदोलन की शुरुआत की थी। अब देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला भारतीय अध्यक्ष कौन थी? तो ये हमारे ऑप्शन है विजया लक्ष्मी पंडित, सरोजनी नायडू, इंदिरा गांधी या फिर एनी बेसेंट। तो इस क्वेश्चन पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसमें पूछा है भारतीय महिला अध्यक्ष, तो पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजनी नायडू। और अगर आपसे पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली ये महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो थी एनी बेसेंट। क्वेश्चन को आप पहले ध्यान से पढ़िएगा, फिर ऑप्शन पे टिक कीजिएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चार मीनार निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो चार मीनार निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो हमारे ऑप्शन है ए कानपुर, बी नई दिल्ली, सी बेंगलोर या फिर डी हैदराबाद। तो चार मीनार जो है हैदराबाद में स्थित है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जिला और सत्र न्यायाधीश के सीधे नियंत्रण के अधीन कार्य करते हैं। जिला और जो सत्र न्यायाधीश होते हैं वो किनके सीधे नियंत्रण के अधीन कार्य करते हैं? तो हमारा ऑप्शन है राज्य के राज्यपाल, राज्य के उच्च न्यायालय, जिला अधिकारी या राज्य के कानून मंत्री। तो इसमें हमारा सही आंसर है राज्य के उच्च न्यायालय। जिला और सत्र न्यायाधीश जो होते हैं सीधे राज्य के उच्च न्यायालय के अधीन कार्य करते हैं। पूना समझौते पर किस किस ने हस्ताक्षर किए थे? पूना समझौते पर किस किस ने हस्ताक्षर किए थे? ये बहुत बार पूछा गया है, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन है एम के गांधी, एस सी बोस, एम के गांधी, बी आर अम्बेडकर, एम के गांधी और लॉर्ड इरविन, एम के गांधी और एम जिन्ना। तो इसका सही आंसर है एम के गांधी और अब बी आर अम्बेडकर। पूना समझौता जो है महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच हुआ था। जीन पियरे हैरिसन द्वारा लिखी गई निम्न में से कौन सी पुस्तक कल्पना चावला के जीवन पर आधारित है? जीन पियरे हैरिसन द्वारा लिखी निम्न में से कौन सी पुस्तक कल्पना चावला के जीवन पर आधारित है? हमारे ऑप्शन है द सेंस ऑफ एंडिंग, स्लीपिंग ऑन जुपिटर, द ल्यूमिनरीज, द एज ऑफ टाइम। तो इसमें सही आंसर है हमारा द एज ऑफ टाइम। कल्पना चावला के जीवन पर आधारित ये पुस्तक जीन पियरे हैरिसन द्वारा लिखी गई है। क्या पुस्तक का नाम है? द एज ऑफ टाइम। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का उल्लेख भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में किया गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख हमारे संविधान के भाग 4 में किया गया है। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व है जो कि आयरलैंड से लिया गया है। वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट पहली बार किस वर्ष प्रकाशित की गई है? वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट पहली बार किस वर्ष प्रकाशित की गई है? तो हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए 2015, ऑप्शन बी 2012, ऑप्शन सी 2010 या फिर ऑप्शन डी 2017। तो इसमें हमारा सही आंसर है 2012। 2012 से ही वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट को प्रकाशित की जा रही है। पेनिसिलियम क्या है? पेनिसिलियम क्या है? हमारा अगला क्वेश्चन है पेनिसिलियम क्या है? तो ये विषाणु है, कवक है, जीवाणु है या फिर शैवाल है? तो इसका सही आंसर है यह एक कवक है। पेनिसिलियम एक कवक है। चलिए हम देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इस बार ESI मेंस में ये पूछा गया था। निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा का एक नवीनीकरणीय स्रोत है? निम्नलिखित में से ऊर्जा का कौन सा एक नवीनीकरणीय स्रोत है? ऑप्शन ए कोयला,
ऑप्शन बी पेट्रोलियम, ऑप्शन सी संश्लेषण गैस या फिर ऑप्शन डी प्राकृतिक गैस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी संश्लेषण गैस। संश्लेषण गैस क्या है? एक नवीनीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। विश्व में सबसे अधिक प्राकृतिक गैस भंडार किस देश में है? तो विश्व में सबसे अधिक प्राकृतिक गैस भंडार जो है ये है रूस में। विश्व के सबसे अधिक प्राकृतिक गैस भंडार रूस में है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में भगवान महावीर का जन्म निम्न में से किस स्थान पर हुआ था? 6ठी ईसा पूर्व के प्रारंभ में भगवान महावीर का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो हमारे ऑप्शन है ए मगध, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी वैशाली या फिर ऑप्शन डी सारनाथ। तो इसमें हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी। भगवान महावीर जो कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, उनका जन्म वैशाली में हुआ था। इसी के साथ हमारा ये सीरीज़ मैं आज ख़त्म करती हूँ। आशा करती हूँ कि ये आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। अब मैं आप लोगों से मिलती हूँ अगले सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।